वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का सलूशन ध्यान रखना। यहाँ पर हमने इसके विद नोट्स भी लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब सलूशन नीचे किया अभी दिखाने, देखिए आपको, देखिए नीचे सलूशन ये सब किया सलूशन, इसको तैयार कर लेना 100% आपके इसी टाइप से, ठीक है। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, अधिकांश क्वेश्चन आपके 100% इसी में से फंसेंगे। आप पेपर देना 4 मार्च को तो आपको पता चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन आपके इसी टाइप से फंसेंगे, सेम टू सेम। देखिए अगर आपने मॉडल पेपर नहीं सोल्व किए, यानी 2023 के जो पिछले साल के पेपर हुए थे 2023 के, हमने सोल्व करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाना मिल जाएंगे आपको। और देखिए 2023 के कराए थे हमने, किसके कराए थे, 2023 के कराया था यहाँ पर, ठीक कर लेना यहाँ पर जाकर। 2022 के कराए थे पेपर, किसके कराए थे, 2022 का कराया था अनसाठ, 2020 का कराया था अनसाठ। 100 में 100 नंबर आपके, अगर 3 सालों को कर दिए तो 100 में 100 नंबर आप लाने, 70 में 70 नंबर आप ला सकते हैं। 30 नंबर के प्रैक्टिकल मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 100 में 100 नंबर आपके आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक। इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए, बहुत कुछ आपके फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत कुछ आपका फंसेगा, एक मॉडल पेपर से आप पास होते हैं 100% अगर पास होना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर। देखिए हमारे पास सबसे पहले आपके पास टाइम कितना होगा यहाँ पर, देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट होगा यहाँ पर। समय कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट यहाँ पर, ठीक है। भौतिक विज्ञान यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट का भौतिक विज्ञान यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 15 मिनट आपको क्या होंगे यहाँ पर, पढ़ने के लिए होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभ में 15 मिनट छात्री को पढ़ने के सेम टू सेम इसी टाइप से होगा यहाँ पर, ठीक है। 15 मिनट आपको क्या होगा, पढ़ने, सभी प्रश्न अनिवार्य फालतू की चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है आप। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पहला आएगा, यहाँ पर सब लिखे हुए हैं नोट्स में। देखिए पहले आपको समझा देते हैं यहाँ पर। देखिए विद्युत फ्लास्क का मात्रक है, ठीक है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, विद्युत फ्लास्क का मात्रक है यहाँ पर। तो विद्युत फ्लास्क का मात्रक यहाँ पर बताना है, तो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फाई बराबर पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या होता है, E इंटू ए होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं। अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब अगर न्यूटन प्रति कूलम होता है, एक वोल्ट प्रति मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट भी दिया गया तो वोल्ट प्रति मीटर लगा दिया यहाँ पर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है कि नहीं। और ये मीटर से एक मीटर उड़ा दी तो क्या बचेगा, वोल्ट प्रति मीटर लिखा हुआ है, अभी दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले एमसीक्यू सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है, आपको दिखा देंगे, पेज में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर पहले का खा, देखिए पहले खा यहाँ पर क्या है, पहले कहा चुंबकीय क्षेत्र बी वेग यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाले बल है। आपने लॉरेंज बल में फार्मूला पढ़ा होगा, सब पढ़े हुए क्वेश्चन आए हुए यूपी मोड, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। आपने पे सब पढ़ाए हुए अनसार में, अनसार किया तो अपने यहाँ पे तुरंत सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी के वेग से यू से गतिमान आवेश कण पर लगने वाले बल है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए आपने पढ़ा होगा ये लॉरेंज बल में एक फार्मूला, ये बराबर क्या होता है, क्या होता है बराबर, यानी कि क्यू होता है बी वेक्टर क्रॉस क्या होता है यहाँ पर, बी वेक्टर होता है। ये 2023 में इस पर न्यूमेरिकल भी आया था यहाँ पर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर बी की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंतिम वेग बी दिया, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक वेग यू दिया, यहाँ पर यू की बी की जगह पर क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे यहाँ पर, बस यू लिख देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर। सिर्फ बी की जगह पर क्या, चूंकि यहाँ पर इन्होंने यू कहा है, अगर बी कहता तो बी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बी दिया होता, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी अगर 2000 आपका 4 मार्च को पेपर बाई चांस यहाँ पर बी आ जाए तो आपको यही इस पर बी लिखा होगा तो टिक मारना है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, ई तथा बी विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हैं हो तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होगी, क्या होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका चौथा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, चौथा होगा यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल आया था। देखिए हर साल आता क्वेश्चन, 4 डायप्टर में 2 डायप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की दूरी होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है P1 प्लस के P2, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा यहाँ पर, P1 प्लस के P2 होता है बराबर। अब देखिए P1 का मान कितना दिया, 4 दिया, P2 का मान मैंने इसके 2 दिया, तो घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। P का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमें ज्ञात करनी है लेकिन सेंटीमीटर में यहाँ पर लानी है फोक दूरी, किसमें लानी है, सेंटीमीटर में यहाँ पर। तो इसके लिए आप फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर किसका, संयुक्त लेंस की फोक दूरी। तो यह बराबर क्या होता है, 100/P होता है। P का मान क्या होता है, P का मान कितना है, 2 से 2 उड़ा दीजिए, कितना 50 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा, भी दिखाएंगे सब लिखे। पहले ऑप्शन मतलब 6 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दें, ठीक है, वहाँ पर छपा हुआ छाप कर आप क्या कर लेंगे, देखकर समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पेपर में आपको मतलब कि लिखने के लिए आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर छपा हुआ तो आप कहीं भी देख सकते हैं। देखिए एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन आपतित होते हैं, ठीक है। तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निरोधी विभव होना चाहिए, ठीक है, निरोधी विभव होना चाहिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, निरोधी विभव में, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा का, अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव, पहले निरोधी विभव का फार्मूला पढ़ा होगा। देखिए निरोधी विभव में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, निरोधी विभव में फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा, यानी कि बी नोट बराबर पढ़ा होगा, ई के अपन ई होता है, ई क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आपने निरोधी विभव में पढ़ा होगा फार्मूला, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए हर साल 2023 में हर सेट में निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए आया था, हर सेट में, ठीक है, यही फॉर्मूले पर आया था यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालना यहाँ पर क्या है फार्मूला, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी नोट बराबर इसको फिर से मिटा कर लिख देते हैं, ठीक है। बी नोट तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, जो मिटाकर यहाँ पर ई के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बी नोट हो जाएगा ना, ई बी नोट हो जाएगा, ठीक है। जब इसको बी नोट का निकालें, ई नीचे आएगा, तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक धातु के पृष्ठ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या दिया यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, ठीक है। पृष्ठ के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के क्या होते हैं, फोटॉन आपतित होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, और यहाँ पर क्या होता है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का क्या होता है, 10 की पावर माइनस के 19 होता है यहाँ पर, ठीक है। 19 होता है कि नहीं, जूल में होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट हो जाएगा। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 4 गुणा क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में ए लिखेंगे, अब डायरेक्टली इसके बराबर ये लिखा हुआ है, देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो इनकी 10 की पावर 19 से 10 की पावर माइनस के 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे फिर से समझा दें क्वेश्चन, देखिए कुछ नहीं किया हमने, क्या क्या यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ई के बराबर होता है, देखिए सही से लिख देते हैं, ई के बराबर क्या होता है, ई इंटू बी नोट होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा कितनी देखिए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम गतिज 4 इलेक्ट्रॉन, इसको जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 गुणा क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, तो 1.6 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस के क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 19 जूल, ठीक है, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 होता है जूल, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कूलम, लेकिन 1.6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर 19 होता है। और क्या यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। और क्या है, बी नोट एच टी लिखा है, यहाँ पर हमें निरोधी विभव ज्ञात करना है, बी नोट एच टी, इसका निरोधी विभव ज्ञात करना। देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट, 10 की पावर 19 से 10 की पावर 19 कैंसिल, बचा क्या, बी नोट, तो बी नोट का मान कितना है, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर होगा, कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। अपद्रव्य क्या होता है यहाँ पर बताइए, शुद्ध जर्मेनियम के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है यहाँ पर, ठीक है। एल्यूमिनियम होगा इसका, क्या होगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर होगा कि नहीं, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा लीजिए आप, थर्ड लगा लीजिए, एल्यूमिनियम होगा यहाँ पर, क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा यहाँ पर, हो रहा है कि नहीं, एल्यूमिनियम है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रा लिखिए। 2 समांतर अंत धारावाही चालकों के बीच प्रत्येक अंग लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। इन 2 क्वेश्चनों को पहले देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रा लिखिए, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र व मात्रा लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका देखिए ऑप्शन लगा लीजिए पहले, इसका क्या होगा, यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर होगा, यानी कि थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। चौथा होगा, इस टाइप से आपको कॉपी भी लिखनी होगी यहाँ पर, ठीक है। 50 डाप्टर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एल्यूमिनियम आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, इस टाइप से कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर विशिष्ट चालकता का बोला था, तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, बनापान, यानी कि बनापान रो, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिकरणों को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है, बनापान रो, जहाँ यानी कि रो क्या है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध है यहाँ पर, इसका मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ओम मीटर होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। पहला आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच एक अंग लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र में लिखना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बराबर आपने निगमन किया होगा, 100% निगमन आएगा, इसको कराएंगे हम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर ये, ठीक है। ये बराबर म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 × L बटे R, तो इसके लिए प्रत्येक अंग लंबाई पर, तो इसके लिए एल को इधर ले आइए, ये भी लिख देंगे तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन इसको एल को ले जाएंगे, जो कहा है क्वेश्चन में वो करना है बस। एक क्वेश्चन आपका दूसरा भी क्वेश्चन फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। फिर देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर कह रहा है यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध 10 हेनरी के, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल है, देखिए इसी में यहाँ पर सोल्व कर देखिए 10 ओम प्रतिरोध 10 हेनरी का प्रेरक एक कुंडली के 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए, कुंडली में क्या करना, संचित ऊर्जा में का मान बताइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान निकालते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल था, कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ठीक, क्या था, ये बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें निकालना है मान, निकालिए। देखिए क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है। यू बराबर बहुत ही आंसर में आया था, ठीक है। यू बराबर क्या होता है, 1/2, इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए सही से लिखते हैं। देखिए इसलिए ऊर्जा आपने फार्मूला पढ़ा, 1/2 क्या होता है, Li² होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इस संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना, लेकिन हमें यहाँ पर धारा कहीं दी, ओम दिया है, प्रतिरोध दिया गया यहाँ पर, और प्रेरकत्व दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बी का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या दे दिया, बी का मान दे दिया यहाँ पर विभव, लेकिन यहाँ पर हमें आई का मान नहीं मालूम है, किसका मान नहीं मालूम, आई का मान, तो आई का मान निकालेंगे यहाँ पर। आई का मान किस टाइम निकालेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई बराबर क्या होता है, B/R होता है, B/R होता है कि नहीं। चाहे आई का मान यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिए, चाहे बी का मान निकाल लीजिए। बी कितना दिया है यहाँ पर,
बी कितना दिया यहाँ पर, यानी कि बी दिया है 50 और आर कितना दिया है यहाँ पर, आर कितना दिया 10, 10 से मल्टीप्लाई कर 10 पचे 50 हो जाएगा यहाँ पर। बस यहाँ पर अब यहाँ पर आई का मान आ गया यहाँ पर और एल का मान पता है, बस वैल्यू पुट कर दिया, हमका आंसर आ जाएगा। देखिए अभी दिखा देते हैं इधर, ठीक है। देखिए ये हमने सोल्व किया यहाँ पर। देखिए देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, ए वाला है। देखिए हमें क्या दिया था यहाँ पर, देखिए प्रतिरोध दिया था यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया, एल का मान, बी का मान दिया। एक फार्मूला क्या होता है, यू बराबर, ठीक है, समझो यू 1/2 एल आई स्क्वायर होता है, लेकिन आई बराबर क्या होता है, ओम के नियम से बी अपन आर होता है। तो आई का जगह पर हमें यहाँ पर चाहे वैल्यू पुट कर दें चाहे निकाल लेना उस टाइप से। तो बी अपन आर यहाँ पर आर का यानी कि आई का मान पुट करें तो क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर स्क्वायर लगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एल का मान ऊपर, एल का मान देख लिया दिया है, ठीक है। और किसका मान दिया, एल का मान दिया है, बी का मान कितना दिया यहाँ पर 50, तो 50 गुणा 50, और आर का मान कितना दिया यहाँ पर, देखिए आर, हाँ आर का मान कितना दिया 10, 10 गुणे 10 काट दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे, काटे पीटेंगे इसको हम। इतना तो आप समझदार है, 12th क्लास में पढ़ने, बस क्या आ जाएगा, यू बराबर 125 जूल आ जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 125 जूल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर देखिए क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। तो क्रांति कोण की परिभाषा देख लीजिए यहाँ पर, क्रांति कोण की परिभाषा, देखिए क्रांति कोण की परिभाषा ये लिखी हुई है। देखिए क्रांति कोण की परिभाषा यहाँ पर, ठीक है। देखिए उत्तर यहाँ पर लिखेंगे इस टाइप से, देखिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण जिसके लिए विवरण माध्यम में आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रतिनिधित्व करें। कितनी सिंपल परिभाषा यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर की परिभाषा तो उतना ही लिखेंगे यहाँ पर, ज़्यादा मत लिखना यहाँ पर, ठीक है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर। कितनी सिंपल परिभाषा, 100% इंपॉर्टेंट आएगी जरूर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए फिर हमारे पास कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए इसको यहीं पर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0 पर इतने हैं, तृतीय और कक्षा की त्रिज्या ज्ञात की। देखिए आपने पढ़ा होगा यानी कि हाइड्रोजन यानी कि त्रिज्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या के क्या होती है यहाँ पर, वर्ग के, ठीक है, वर्ग के समानुपाती होती है। निगमन आया था 2022 में भी, 2023 में पूछा गया था, करवाया था आंसर में हमने। लेकिन यहाँ पर इसको हमें निकालना क्या है, इसको किस टाइप से लिखते हैं, R1 बटे, लेकिन हमें क्या करनी है, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, तो R1 बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, R1 बटे R3 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, N1 बटे N3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम कक्षा की त्रिज्या दी गई कितनी दी गई, 0.53, यानी कि R1 का मान दिया इतना, लेकिन प्रथम के लिए वो लगाया, प्रथम के लिए N का मान कितना हो जाएगा, N का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसके तृतीय और कक्षा N का मान तृतीय बोला तो N का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर तृतीय की निकाल लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इधर वैल्यू पुट की है हमने, देखिए पुट की है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। आपको समझा सब देते हैं यहाँ पर। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ए है यहाँ पर। देखिए हमें क्या दिया गया था यहाँ पर, देखिए R1 का मान दिया गया था यहाँ पर, प्रथम वर्ग की कक्षा की त्रिज्या, और इनके R1 का जब प्रथम की है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर n का मान क्वांटम संख्या 1 ले लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए तीसरी यानी कि तीसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जस्ट यहाँ पर 3 लिखा तो n का मान 3 ले लेंगे यहाँ पर। हम जानते हैं, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, क्वांटम संख्या के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसको कैसे लिखते हैं, R1 बटे R3 हो जाएगा, N1 बटे N3 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पर, उल्टा कर दिया, R3 बटे R1 हो जाएगा, N3 अपन N1 हो जाएगा। हमें R3 का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान, R1 का मान उधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कर दिया यहाँ पर। अब डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले ही। और R3 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, R3 का मान दिया, हाँ N3 का मान 3 दिया, 3 पुट कर दिया। अब N1 का मान कितना दिया यहाँ पर, N1 का मान देखिए, N1 का मान कितना दिया, ये दिया है 1 पुट कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे R1 में, इसमें तो R1 आ जाएगा यहाँ पर, R1 आ जाएगा। R1 का मान कितना दिया, 0.53 दे दिया यहाँ पर, 0.53। इसकी कैलकुलेशन 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पॉइंट देखिए 9 9 3 27 के साथ 9 5 45 2 47, यानी कि 0.2 के वाला 0.2 के बाद लगा दिया, बस हो गया काम, ठीक है, हो गया काम। इतना क्वेश्चन सोल्व करना, कितना सिंपल सवाल यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए फिर हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए ये तो बहुत सिंपल है। देखिए इलेक्ट्रॉन सूचना के त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य इतना है यहाँ पर, ठीक है, सूचनादर्शी में यहाँ पर, ठीक है, किसमें ज्ञात करना, सूचनादर्शी में ज्ञात करना। इसके लिए फार्मूला होता है लेमडा बराबर क्या होता है, 150 बटे क्या होता है, अंडर बी होता है, 150 बटे अंडर बी होता है। यहाँ पर दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, लेमडा का मान दिया यहाँ पर, बस वर्ग कर देंगे, इसकी वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेमडा का मान दिया और यहाँ पर 1 तो बी को उधर लेंगे, 150 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 150। देखिए हो गया 150 यहाँ पर, देखिए 150 दिया होगा यहाँ पर, इस टाइप से सोल्व किया होगा। देखिए 150 कहाँ गया, 150 वाला कहाँ गया क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, कहाँ गया यहाँ पर, यहीं कहीं होगा लिखा, ये लिखा ही नहीं था कि हमने क्या सोल्व किया, ये सोल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेमडा का मान दिया, क्या होता है लेमडा बराबर 150 बटे बी एंगस्ट्रॉन्ग में होता है यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर लेमडा स्क्वायर होगा, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। और बी यहाँ पर लेमडा का मान बन दिया, 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 150 बटे बी को ऊपर ले जाए, 1 को नीचे लें, 1 से कोई मतलब ही नहीं, हटा 150 वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर, बस हो गया सोल्व क्वेश्चन। कितना सिंपल था यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए
फिर देखिए यहाँ पर, यानी कि देखिए इसको, ये वाले को, ये हो गया। अब देखिए खंड सा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खंड सा, खंड सा में क्या है यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल आया है क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखिए 6 ओम प्रतिरोध के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है। तार के प्रतिरोध का मान नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। वेरी सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा, यानी कि हमें फार्मूला आपने पढ़ा होगा। आर डैश नए प्रतिरोध मतलब आर डैश मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आर डैश बराबर क्या होता है यहाँ पर, आर डैश बराबर होता है यहाँ पर एन स्क्वायर आर, नए प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या करना, एन स्क्वायर आर होता है, ठीक है। आर डैश यहाँ पर देखिए एन का मान कितना दिया यहाँ पर, दुगुना हो रहा तो एन का मान होता है दुगुना, चार हो जाएगा, 4। और आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान तार के 4, यानी कि आर का मान दिया 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 ओम क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल, दो नंबर का सवाल था यहाँ पर, कितना सिंपल था, ठीक है। 2 नंबर हो गए आपको मिल गए, ठीक है। भी दिखा देंगे यहाँ पर, फिर साथ साथ फिर देखिए पहले इसको देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, आपको कन्फ्यूजन होगा, फिर डायरेक्टली समझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, R1 का मान दिया यहाँ पर 6 ओम, ठीक है। दुगुना करने पर 2 दिया यहाँ पर। आर डैश का मान नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आर डैश बराबर क्या होता है स्क्वायर आर, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म सोल्व करिए आप, ठीक है। दो उतने ही नंबर मिलते हैं। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 2 तरीके से हो सकता है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर दो दिया है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। आर डैश वाला कितना 6 6 24 की 2 का स्क्वायर 4, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। कितना सिंपल है, आ गया हमारा आंसर यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर देखिए फिर देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर ए फ्रीजिंग के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तक पृष्ठ अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपने अगर हाई स्कूल में भी थोड़ी सी ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सिंपल हाई स्कूल का सवाल है, समझ लीजिए, ठीक है। हाई स्कूल में लगाया होगा, देखिए इसमें 12th क्लास से पूछा गया यहाँ पर, 2 नंबर का है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, हाँ पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है, समझ लीजिए यहाँ पर, ऐसे नहीं समझना, पहले समझिए यहाँ पर, ठीक है। छपा हुआ कोई दिक्कत नहीं, उसमें उससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या दिया है यहाँ पर, देखिए फ्रीजिंग से अल्पतम विचलन कोण किससे लिखते हैं, डेल्टा। ये किसका मान है, डेल्टा का मान है यहाँ पर दिया। डेल्टा का मान कितना दिया, 30 दिया यहाँ पर, दिया 30 डिग्री। फिर देखिए फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, यानी कि आर का मान दिया यहाँ पर। आर का मान कितना दिया यहाँ पर, 30 डिग्री दिया यहाँ पर, ठीक है। फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि एन बराबर एन का मान निकालना है। इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़ोगे यहाँ पर, एन बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी डेल्टा एम बाई 2, साइन ए बाई 2। लेकिन यहाँ पर ए का मान तो पता नहीं यहाँ पर, ठीक है। ए का मान तो पता नहीं, देखिए ए का हमें किसका मान निकला, फ्रीजिंग के पदार्थ का एन का मान निकालना। देखिए अभी तक समझाते हैं यहाँ पर, ठीक है। सब डाटा दिया तो समझ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिए इधर समझिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए, ये दिया है क्वेश्चन। देखिए हमें क्या दिया, फ्रीजिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी कि डेल्टा एम का मान दिया 30 डिग्री, आर का मान दिया 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। सूत्र ये बराबर, देखिए इसको मत याद करना, इस सूत्र को कतई ना कीजिए, कतई मत, कुछ इसको भी नहीं याद करना आपको, इसको भी सूत्र को याद करना, सिर्फ क्या याद करना, मेन फार्मूला आपको ए वाला याद करना है यहाँ पर। लेकिन एन बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, साइन ए बाई 2 होता है यहाँ पर, होता है। लेकिन ये क्या होता है, आई का मान होता है। ये क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ोगे नहीं, अब उसका किसका नहीं, स्नेल का नियम, ठीक है। आपतन कोण के जय बटे अपवर्तन कोण के जय का क्या होता है, नेतांक होता है। लेकिन ये किसका होता है, आई, यानी कि आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम। एन बराबर, देखिए अभी समझाते हैं, एन बराबर फार्मूला पढ़ा होगा। एन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये ऊपर वाला देखिए साइन सेम टू सेम लिखा, ऊपर वाला क्या होता है, ए का मान होता है, ये पूरा ये क्या होता है, आर का मान होता है। नीचे वाला पर, नीचे वाला साइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, आर का मान। जब इसकी तुलना करेंगे तो आई का मान हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा, यही हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए आर का मान क्या गया हमारे पास, a/2, नीचे वाला क्या होता है, a/2 होता है। यानी कि अपवर्तन कोण क्या होता है यहाँ पर, अपवर्तन कोण, एक ऊपर वाला क्या होता है, आपतन कोण होता है। अपवर्तन कोण क्या दिया, आर बराबर a/2, ठीक है। उसमें दिया आर का मान, आर का मान कितना दिया 30। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर चूंकि ए का मान नहीं मालूम है, ए का मान नहीं मालूम, तो ए का मान कहाँ से निकालेंगे, तो ये आर बराबर एक फॉर्मूला पड़ा होगा a/2। अब ए की मल्टीप्लाई उधर कर दिए, 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। अब देखिए ए का मान, जहाँ आपको ए का मान तुरंत यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, तुरंत आपका अपवर्तनांक आ जाएगा फ्रीजिंग का। देखिए ए का मान यहाँ पर देखिए पुट किया, यहाँ पर वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर देखिए 2 गुणे आर का मान ऊपर दिया 30 डिग्री, यहाँ पर 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ गया। बस यहाँ पर ए का मान पता है, डेल्टा एम का मान पता है। ए का मान कितना है हमारे पास, देखिए ए का मान कितना है, ए का मान देखिए ए का मान निकाल लिया 60 डिग्री, और डेल्टा एम का मान 30 डिग्री। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए वैल्यू पुट की हमने, के की वैल्यू पुट कर दी। देखिए ए का मान कितना है 60 डिग्री दिया, यानी कि निकाल लिया हमने। डेल्टा एम का मान दिया था उसमें क्वेश्चन में, बटे 2 हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा यहाँ पर। ए का मान कितना निकाला 30 डिग्री, इसको काटेंगे 30 45, यानी 30 डिग्री 60 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है 30 डिग्री, और 60 30 90 का आधा कितना होता है 45, साइन 45 का मान कितना 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 2 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं 2 होता है यहाँ पर। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान सॉरी 1/2 होता है यहाँ पर, 1/2 लिख लेना है यहाँ पर। क्या लिखना है 1/2 यहाँ पर, ठीक है, सुधार लेना आप इसको। क्या लिख लेंगे 1/2 लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे 1/2 यहाँ पर, 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे। अब देखिए 1/2 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है 1/2 यहाँ पर, देखिए ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 1/√2 लिखा है यहाँ पर, देखिए इसको 1/√2 लिखा है यहाँ पर जिनको, तो इसके नीचे क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2,
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 1/2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 2 को कहाँ ले जाएंगे, 1/2 ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले गए 2 को हम। ठीक है, यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर 2 को ऊपर ले गए, यहाँ पर ले गए। अब 2 को क्या ले सकते हैं, 1/√2 लिखा, 2 को ले सकते हैं √2, जब √2 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ओनली 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बचेगा √2 से एक √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा। तो इसका अपवर्तन कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा कितना होता है, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर, फिर हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है। फिर यहाँ पर देखिए हो गया था यहाँ पर। फिर हमारे पास देखिए, फिर हमारे पास है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रा यानी कि एमयू की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए कहाँ गई परिभाषा लिखी यहाँ पर, बहुत सिंपल परिभाषा लिखी। इस टाइप से हमको कहीं मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, आप अपनी किताब उठा कर देख लेना। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये है, यानी पर उत्तर डालेंगे यहाँ पर। क्या डालेंगे, उत्तर डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, देखिए कार्बन परमाणु 6 से 12। ठीक है, द्रव्यमान के 12वें भाग के। ठीक है, क्या होता है 12वें भाग के, क्या होता है द्रव्यमान, क्या होती है परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, क्या है यहाँ पर कार्बन परमाणु के 6 से 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के परमाणु द्रव्यमान कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक एमयू में क्या होता है यहाँ पर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसको जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने तो एक एमयू बराबर है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना, रट लेना होता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल, यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि एक एमयू की परिभाषा देखिए, देखिए परमाणु द्रव्यमान की मात्रा, यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा क्या होती है, कार्बन परमाणु 6 से 12 यानी कि द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान का मात्रा कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि एक को शॉर्ट फॉर्म में यानी कि एमयू भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एमयू बराबर क्या होता है 1.67 × 10⁻27 किलो। ठीक है, एक एमयू बराबर क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसको जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाए 971.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, हो गया। फिर देखिए फिर क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास कहाँ गया यहाँ पर। देखिए हो गया यहाँ पर, इसको किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। फिर देखिए बहुत सिंपल सवाल था ये वाला। ठीक है, वो वाला देखिए ये सवाल बहुत सिंपल था यहाँ पर। देखिए संलग्न चित्र में बहुत सिंपल, आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये सबसे रद्दी सवाल है पेपर में, पूरा बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। देखिए चित्र में प्रसिद्ध A1 A2 से मापी गई विद्युत धाराएं क्या होंगी यहाँ पर। ठीक है, A1 A2 से अमीटर यहाँ पर अमीटर है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, इसकी धाराएं क्या होंगी। ठीक है, यदि उसके प्रतिरोध नगण्य है, पर प्रतिरोध क्या है, नगण्य है यहाँ पर। ठीक है, सन्नि डायोड आदर्श डायोड है, क्या है, आदर्श डायोड है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए मालूम है, किसका नॉलेज होना चाहिए, देखिए आपको यहाँ पर उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि अग्र अभिनत और पश्चिमनत किया, पश्चिमनत अग्र अभिनत और पश्चिमनत का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर आपको मालूम होगा अग्र अभिनत। देखिए पहले इस डायोड का लिए, यहाँ पर डायोड का है ओनली एक ही यहाँ पर। ठीक है, डायोड का ये भी देखिए, इधर ये क्या होता है, इधर वाला क्या होता है, एन होता है, क्या होता है, एन होता है। देखिए यहाँ पर दिखेगा, रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए। हाँ, ये वाला क्या होता है, डंडा खड़ा होता है, ये क्या होता है, एन का मान होता है, एन होता है। ये क्या होता है, पी होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं, पी होता है, यहाँ पर होता है पी, एन होता है। जब देखिए एन बाइवेंट्री के धनात्मक सिरे से, एन क्रिस्टल किससे जुड़ा, बाइवेंट्री के धन सिरे से जुड़ा, और पी किससे जुड़ा हो, यहाँ पर पी बाइवेंट्री के ऋण सिरे से जुड़ा। तो हमारे पास डायोड क्या होता है बताइए, डायोड हमारे पास क्या होता है, उत्क्रमण अभिनत होता है यहाँ पर। ठीक है, उत्क्रमण अभिनत और अग्र अभिनत की आपको पहचान होनी चाहिए यहाँ पर। जब एन जुड़ा हो धनात्मक से, पी जुड़ा हो किससे जुड़ा हो, यहाँ पर ऋणात्मक से जुड़ा हो यहाँ पर, तो वो क्या होता है हमारे पास उत्क्रमण अभिनत होता है। उत्क्रमण अभिनत में आपको मालूम होगा इसमें क्या होती है, धारा नहीं बहती है। इसमें क्या हो जाएगी, प्रतिरोध में क्या धारा भाई नहीं बहेगी, इस डायोड में धारा नहीं बहेगी। तो इसमें A1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, इनके A1 में क्या हो जाएगी धारा, अमीटर A1 में धारा क्या हो जाएगी 0। तो पहले तुरंत आंसर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इतना कर दिया यहाँ पर, हो गया काम। फिर देखिए ऊपर वाला कोई काम नहीं, उतना हटाइए, बेकार हो गया हमारे पास। फिर क्या बचा, नीचे वाला यहाँ पर A2 में बचा। यहाँ पर A2 में हमें निकालनी धारा, A2 में तो आराम से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओम का नियम लगाइए, किसका ओम निकाले, ओम का नियम आर बराबर बी अपन नहीं होता, लेकिन बी आई बराबर क्या हो जाएगा, बी अपन आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बी का मान देखिए 2 वोल्ट दिया 2, और यानी कि आर का मान कितना दिया 5, 2/5 का मतलब क्या होता है यहाँ पर 0.4। तो 0.4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल था, 2 नंबर का, सबसे सिंपल सवाल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत मालूम है, अगर पेपर में सवाल आ जाए तो यही कॉन्सेप्ट लगाना, हमने आंसर में बहुत सॉल्व करवा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक भी आपको छूटेगा नहीं क्वेश्चन, हमारा तीनों सालों के आंसर करा दिए यहाँ पर, बहुत न्यूमेरिकल हमें पूरे आंसर दिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन। देखिए इधर इसको सोल्व किया, यहाँ पर देखिए इसको सोल्व किया, कहाँ गया सोल्व, देखिए ये सोल्व किया यहाँ पर। देखिए इस टाइप से इसको चित्र बनाया गया, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया। चाहे धारा प्रवाहित करिए चाहे ना प्रवाहित करिए, मान लीजिए धारा इधर प्लस से माइनस की ओर बहती जाए तो प्लस में यहाँ पर इधर I1 चली जाएगी, इधर I2 चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, I1 प्रवाहित कर सकते हैं, मत प्रवाहित की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, उत्तर लिखिए, अमीटर A1 में क्या धारा शून्य होगी, क्योंकि डायोड उत्क्रमण अभिनत में यहाँ पर। ठीक है, एन क्या है, धन से जुड़ा हुआ है, और पी किससे जुड़ा हुआ है, ऋण से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या उत्क्रमण अभिनत। तो A1 में क्या हो जाएगी, धारा 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो I बराबर क्या होता है, B/R होता है, बी का मान कितना 2 दिया, आर का मान दिया 5, भाग करेंगे तो A2 का मान, यानी कि A2 में धारा आ जाएगी हमारे पास अमीटर में 0.4 एम्पियर। बस हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इस टाइप से करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ए वाला, ए तो हो गया यहाँ पर, ए बी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ए बी हो गया यहाँ पर, ए बी हो गया, फिर ए बी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब 3-3 नंबर वाले, देखिए 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, कितने कितने नंबर वाले, 3-3। देखिए विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% अब की हमें लग रहा है आने का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कीजिए, संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए विभव प्रवणता आपने पढ़ी होगी, विभव मतलब यह दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं यहाँ पर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। या दूसरी भाषा में समझ सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, यानी कि डेल्टा बी, देखिए डेल्टा बी बटे क्या, तो डेल्टा एक्स होता है यहाँ पर, दूरी क्या होती है, दूरी के सापेक्ष, ये क्या होता है, डेल्टा मतलब परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। लेकिन दूसरे भाषा में समझ लीजिए यहाँ पर, यह लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में पूरी दूरी परिवर्तन, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, किसी टाइप से समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लिखी हुई परिभाषा हमने देखी है यहाँ पर, लिखिए, फिर देखिए, फिर हमारे पास है यहाँ पर देखिए विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। यहाँ पर देखिए संबंध यहाँ पर सत्यापित करेंगे, यहाँ पर देखिए, आइए इधर, आइए यहाँ पर, क्या इधर आइए, देखिए हमारे पास विभव प्रवणता कहाँ गई, यहाँ पर ए वाली है, देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर देखिए क्या होती है विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, यहाँ पर दूरी लिख लेना, यहाँ पर दूरी परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पर यानी कि पाके यहाँ पर दूरी दा बना लेना यहाँ पर, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। या दूसरी भाषा में लिख लेना, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दूरी लिखना, पाके यहाँ पर दा लिख लेना, ठीक है, सुधार लेना आप, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर विभव प्रवणता की परिभाषा हो गई यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसको फार्मूला लिख लेना, डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स होता लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए संबंध यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, प्लस का क्यू अब ऐसे ले लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अनंत मान लीजिए, अनंत होगा यहाँ पर इधर से, ठीक है। इसके ओ और ए के बीच क्या ले लिया हमने, एक्स दूरी ले यहाँ पर, इसके बीच क्या ले लिया, डेल्टा एक्स दूरी ले लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास हमने लिखा, देखिए हमारे आवेश प्लस क्यू पर क्षेत्र के ऊपर क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, ठीक है, लगा बल निकाल लेंगे यहाँ पर। बल क्या होता है, ये बराबर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ये बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है यहाँ पर, लेकिन आवेश क्या है, हमने क्यू जीरो परीक्षण आवेश क्यू जीरो ले लिया यहाँ पर, ठीक है। समीकरण ये डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या डाल दिया, समीकरण एक, यहाँ पर हमने बल निकाल लिया, यहाँ पर समीकरण डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या, आवेश क्यू को बिंदु बी से, आवेश क्यू है यहाँ पर, क्यू बिंदु बी से, यानी कि बिंदु बी से ए तक लाने में विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध मतलब कि नेगेटिव, यानी कि विरुद्ध यानी कि अपोजिट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए विरुद्ध कार्य लिख लिया यहाँ पर, यानी कि हम उल्टा ला रहे हैं। मान लीजिए सीधे जाएंगे तो वहाँ, मान लीजिए आप सीधे हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप जिस टाइप से, मान लीजिए एक तालाब है यहाँ पर, तालाब में आप तैरे गए, जिधर की ओर मतलब कि जिधर की ओर पानी जाता है आसानी से तैर सकते हैं, चले जाएंगे कि नहीं, आसानी से चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आसानी, जब इनकी जिधर धारा चलती नहीं है, मतलब कि जिधर पानी नहीं जब बहता है उधर की ओर आप तैरेंगे तो बहुत ताकत लगेगी, इसलिए यहाँ पर हम उधर से इधर की ओर चले जाएंगे आराम से, लेकिन उधर से नीचे की ओर तो बहुत ताकत लगेगी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर, इसलिए विरुद्ध कार्य हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, विरुद्ध जाएंगे, मतलब क्या जाएंगे, विरुद्ध जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर विरुद्ध क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, आवेश क्यू को बिंदु बी से ए तक लाने में बल के विरुद्ध क्या आएगा, तो डेल्टा डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा क्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा क्यू ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बल यानी कार्य वाला बल गुणे विस्थापन आपने पढ़ा होगा, क्या है विस्थापन, कितना विस्थापित हुई यहाँ पर दूरी, तो डेल्टा एक्स मतलब नेगेटिव विरुद्ध हो रहा है, यानी कार्य वाला बल गुणे विस्थापन पढ़ा होगा, फार्मूला पढ़ा है, तो ये गुणे माइनस के डेल्टा एक्स, यानी इधर की ओर आ रहे हैं तो डेल्टा एक्स, समीकरण दो डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एफ का मान हमारे पास, एफ समीकरण एक से एफ का मान समीकरण इसमें रख देंगे, एफ का मान उठाइए, यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर पुट कर दिया, इसीलिए एफ का मान समीकरण एक से दो में रखने, इसमें रख दिया, यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए डेल्टा डब्लू बराबर क्या हो जाए, यहाँ पर एफ का मान कितना पुट कर दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ का मान कितना पुट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, अब दिखाते हैं आपको, देखिए एफ का मान उठाया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एफ का मान ए वाला उठाया, यहाँ पर क्यू जीरो, तो यहाँ पर क्यू जीरो इंटू ई हो जाएगा, क्यू जीरो इंटू ई होगा, डेल्टा एक्स क्योंकि हमसे पहले हमारे पास पहले लिखा, माइनस बाहर निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए क्यू कहाँ ले आए, यहाँ पर बाहर ले आए, यहाँ पर क्यू जीरो ले आए बाहर। अब देखिए विभवांतर की परिभाषा से, आपने पढ़ा होगा विभवांतर की परिभाषा यहाँ पर, ठीक है, विभवांतर की परिभाषा से यहाँ पर पढ़ी होगी कि नहीं, विभवांतर की परिभाषा क्या पढ़ी होगी, विभवांतर की परिभाषा पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा डब्लू क्या होता है, क्यू जीरो होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, क्यू जीरो डेल्टा डब्लू बराबर क्यू जीरो, डेल्टा डब्लू बराबर क्या होता है, क्यू जीरो यहाँ पर होता है कि नहीं जीरो, देखिए समझ लीजिए, अभी समझाते हैं आपको।
पहले समझ लिए विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। किए गए कार्य क्या बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इसी टाइप से ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको ज्यों करते लिखा है, यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर यानी कि ई किसके बराबर होता है, यहाँ पर देखिए ई की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ई की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ई की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी ले लेंगे, यहाँ पर बी माइनस का लिखा है, यहाँ पर ई की जगह पर बी और डेल्टा इसको क्या ले लेंगे, कितने परिवर्तन हुआ है पर, तो बी माइनस के डेल्टा बी हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर ये क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा ध्यान रखना। तो बी की जगह पर क्या, ई की जगह पर क्या लेंगे, बी ले लेंगे, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर ठीक है, बी ले लिया, यहाँ पर ई की जगह पर क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे, यहाँ पर डेल्टा इस जगह पर क्या लेंगे, बी माइनस के डेल्टा है। अब जो कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बचा यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा बी बचा यहाँ पर, बचा डेल्टा बी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, या वैसे आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा डब्लू बटा क्यू जीरो माइनस के बी माइनस के डेल्टा बी होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, या इससे ट्रिक ध्यान रखना, इससे ध्यान रखना, ठीक है। बी की जगह समझ लिए, ई की जगह पर हमने बी लिया, इसका डेल्टा है, इसको मैंने माइनस के बी माइनस के डेल्टा बी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। समझिए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस टाइप से मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए बी से भी कट जाएगा, तो डेल्टा डब्लू बटा क्या आ जाएगा, क्यू जीरो बटा क्या आ जाएगा, डेल्टा बी, इसको डालेंगे समीकरण 4, इसको डाल दिया समीकरण सिंप्लीफाई करके। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 से लिखेंगे यहाँ पर, देखिए डेल्टा डब्लू बटा डेल्टा क्यू जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर तो एल एच एस बराबर, तो क्या होंगे इसके आर एच एस बराबर होंगे, तो माइनस के डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा, यहाँ कट जाएंगे, डेल्टा बी बचा तो डेल्टा बी। अब हमें निकालना ई का मान, तो इसको नहीं चलाइए यहाँ पर, यही क्या है हमारे पास, यही क्या हमारे पास विभव प्रवणता है यहाँ पर, ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है हमारे पास विभव प्रवणता है यहाँ पर, है क्या विभव प्रवणता है यहाँ पर, क्या है विभव प्रवणता है यहाँ पर। अब देखिए विभव प्रवणता लिख लिया यहाँ पर, जहाँ डेल्टा वी डेल्टा क्या है विभव प्रवणता, यही सामान्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके रिलेशन आ गया यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, हमें मालूम है यहाँ पर इनकी विभवांतर की परिभाषा से यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप ध्यान रखना, परिभाषा ध्यान रखना, बी बराबर आपने पहले फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, बी बराबर क्या होता है, डब्लू अपन क्यू जीरो होता है यहाँ पर, तो ये साफ सही से लिख देते हैं, ठीक है। बी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डब्लू अपन क्यू जीरो होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं, क्यू जीरो होता है। लेकिन बी की जगह पर क्या लेंगे, बी माइनस का ले लेंगे यहाँ पर, बी माइनस का ले लेंगे, इसमें से क्या घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, बी माइनस के डेल्टा भी घटा देंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, बी माइनस के डेल्टा भी इसी में से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करें, आपका हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आप नोट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप किसको देखेंगे, इसको देखिए, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध सत्यापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपवाह वेग या अनुगमन में हर साल क्वेश्चन आता है, 100% छपे हुए सब क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, बात एक ही होती है। क्या होता है अनुगमन वेग, अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त व सूक्ष्म नियत वेग, जो इलेक्ट्रॉन को बस सूक्ष्म या नियत वेग, नियत वेग जो बदलता है, नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुरूप उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करते हैं, गति के लिए प्रेरित करता है, क्या करता है, गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त व सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉन को तार की या लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाते हैं। कठिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस हो गया कमिश्नर ने आपको परिभाषा लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है, 1 नंबर की परिभाषा होगी। फिर देखिए ये 100% आएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अपवाह वेग, ठीक है, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में इनके संबंध लिखना है यहाँ पर। देखिए माना यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, माना किसी चालक तार में आई एम्पीयर की धारा बह रही है यहाँ पर, ठीक है, टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश क्या होता है, आपने आई बराबर क्या होता है, क्यू अपन टी, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 डाला यहाँ पर डाला। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 डाला यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी, एन ए बी डी, जहाँ बी डी क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, एन ए बी डी यहाँ पर 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एन ए बी डी, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर यहाँ पर टी लगा, एक की जगह पर टी लगा दिया, बाकी से पूरी लाइन नोट कर दीजिए। देखिए टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या हो जाएगी, यानी इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, क्या करते हैं इसमें टी से मल्टी, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिनका त्यों रहेगा, ठीक है। इस मामले में जब टी से मल्टीप्लाई इससे टी में मल्टीप्लाई हो जाए। फिर देखिए अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः
अर्थात टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, आवेश क्या होता है एन ए बी डी, ये क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहाँ पर, ठीक है। किस पर लिखा है इनकी टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश, ठीक है, गुजरने वाले आवेश क्या हो जाए एन ए बी डी यहाँ पर, ठीक है। टी सेकंड में आवेश निकालना है यहाँ पर, ये क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन से लिख सकते हैं टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन लगने वाला इलेक्ट्रॉन का आवेश है डायरेक्टली टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश, तो इसे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आवेश निकाल लेंगे ना, तो इसे मल्टीप्लाई तो क्यू कॉमन कैपिटल क्यू कॉमन का इतना आ गया, तो क्यू कॉमन जहाँ क्यू कॉमन आया यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पर, देखिए क्यू कॉमन यहाँ पर रख दिए, क्यू कॉमन समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ए बी डी, एन ए बी डी ई आ गया यहाँ पर, यही क्या हमारे पास विद्युत धारा है अनुगमन वेग में संबंध, यही निकालना था यहाँ पर, ठीक होगा। कितना सिंपल था, कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल जीरो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू लिखा है न्यूट्रॉन लिखा और न्यूट्रॉन मतलब जीरो, इसका कोई आप जीरो होता है इस पर, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। न्यूट्रल होता है एल्फा कण, इसका कोई मतलब हटाइए इसको, ठीक है। समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसमें क्या है, कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है, क्या एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, एक न्यूट्रॉन को तो हटाइए, एक प्रोटॉन है एक अल्फा कण है, समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो यहाँ पर तो प्रोटॉन की आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, विभवांतर से चुंबकीय लंबवत प्रवेश करता है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जाओं का तुलना कीजिए, यानी कि इसका अनुपात निकालिए, यहाँ पर तुलना कीजिए। तो गति इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहले निकालेंगे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ई प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है यहाँ पर, क्यू ई होता है यहाँ पर, प्रोटॉन होता है कि नहीं, क्यू ई होता है यहाँ पर। फिर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या, न्यूट्रॉन का कोई मतलब हटाए जीरो होता है, फिर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालना है यहाँ पर। आपको एक मालूम होना चाहिए, बेसिक सी बात मालूम होना चाहिए। प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन का मतलब कि प्रोटॉन का आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यानी अल्फा कण का क्या होता है, दुगुना होता है, अल्फा कण का क्या होता है, दुगुना होता है, ध्यान रखना। प्रोटॉन का आवेश अल्फा कण का क्या होता है, दुगुना होता है, अल्फा कण का आवेश अल्फा कण पर आवेश, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण का क्या होता है, यहाँ पर सही से लिख लीजिए यहाँ पर बुझाइए। देखिए प्रोटॉन का आवेश यानी कि प्रोटॉन का आवेश मान लीजिए क्या है, QP यहाँ पर QP, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश अल्फा कण का क्या होता है, दुगुना होता है आवेश यहाँ पर, ठीक है, दुगुना होता है, क्या होता है अल्फा कण का क्या होता है, दुगुना आवेश होता है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन का यानी कि अल्फा कण का दुगुना, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन का यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन को हटाइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण का क्या होता है, 4 गुना होता है, ये अगर आप मालूम है तो हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यही सोल्व करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर इधर देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाली, गतिज ऊर्जा को तुलना करनी। देखिए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होता है, के ई वन, चाहे पी लिख सकते हैं, क्यू भी होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कुछ दुगुना होता है, प्रोटॉन का आवेश डायरेक्टली होता है 1.6 × 10⁻19, यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश क्या मान लेंगे यहाँ पर, QP और क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे, ई का इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻19 वोल्ट। समीकरण एक डाला यहाँ पर, डाल दिया समीकरण एक डाल दिया। फिर अल्फा कण पर गतिज ऊर्जा निकालेंगे, तो Q × V, चूँकि हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का दुगुना होता है, दुगुना कर दिया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, ई का इलेक्ट्रॉन पर, ई प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। समीकरण 2 डाला यहाँ पर, समीकरण 2 को 1 को भाग कर दिया यहाँ पर, समीकरण 2 1 को क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया यहाँ पर, भाग कर दिया, तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 होगा यहाँ पर, हो गया समीकरण 2 कट जाएंगे यहाँ पर, क्या हो जाएंगे यहाँ देखिए 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.1 10⁻19 से 10⁻19, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे 2 इसका क्या आ जाएगा, तुलना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आगे वो लगाया था यहाँ पर, आगे वाला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सोल्व नहीं किया था हमने शायद, ठीक है, भूल गए थे यहाँ पर, इसको आप सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या करना है, इस फार्मूले में यहाँ पर आपको समझा देते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर, देखिए कहाँ गया यहाँ पर, आपको अगर कमेंट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट को। देखिए यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, यार कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पर है, ये है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात, फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। देखिए यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, किसकी है, प्रोटॉन की है, तो न्यूट्रॉन अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएँ क्या होंगी, ठीक है, अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएँ क्या होंगी यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर समान चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करता है यहाँ पर, ठीक है। एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कण विभवांतर से त्वरित होकर एक ही चुंबकीय से, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना होगा, कौन सा फार्मूला लगाना होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, देखिए इनकी अल्फा यानी कि अभिकेंद्र बल बराबर होगा हमारे पास, ठीक है, किसका होगा यहाँ पर, m × v² बटे r, इसके बराबर होगा QBB के, QBB,
ठीक है, इसके बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप किसका निकालेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन के लिए पहले 2 के लिए प्रोटॉन, इन 3 समीकरण बनेंगे। दो पहले 2 को डिवाइड करना, फिर 2 3 को डिवाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन आप सोल्व हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चूंकि इसकी त्रिज्या दी गई है, पहले प्रोटॉन के लिए लिखना है यहाँ पर, जिस टाइप से भी गतिविधि निकले, फिर प्रोटॉन के लिए यहाँ पर निकालेंगे R1 का। इसको किसका निकालना है यहाँ पर, हाँ R1 का, मतलब इसको नीचे लेना है, उसको ऊपर भेज देना है यहाँ पर। ठीक है, पहले प्रोटॉन के लिए निकालेंगे यहाँ पर, फिर किसके लिए निकालेंगे यहाँ पर, फिर निकालेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए, फिर अल्फा कण के लिए निकाल, तीनों समीकरण बनेंगे यहाँ पर। क्या बनेंगे, तीनों समीकरण बनेंगे। पहले 1 2 को डिवाइड कर लें, फिर 2 3 को, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नहीं हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सब बता दिया हमने। अब क्या करें, हिंट तो दे दिया आप। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। ठीक है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम 100% क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% छपे हुए हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखे यहाँ पर। देखिए नियम यहाँ पर लिखते हैं, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, देखिए ये है यहाँ पर फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए लिखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, ठीक है, फ्राइडे के नियम। देखिए क्या होता है फ्राइडे के नियम, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्रथम नियम, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अगर न्यूमैन का नियम है तो यही लिखना है। क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, इसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चाहे इसको थोड़ा सा लिख, देखिए यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लास परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर देखिए द्वितीय नियम यहाँ पर, द्वितीय नियम क्या होता है हमारे पास, ये द्वितीय नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है, अपोज करती नहीं, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है, द्वितीय नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं लेंज का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए रट लेना यहाँ पर। ठीक है, छपेंगे इस क्वेश्चन 100%। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपको यही दिखाएंगे पेपर बाद में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ये तो देखिए 3 नंबर का लुल्लू टाइप का क्वेश्चन था। एक पर देखो बीम से 90 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। ठीक है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस के द्वारा एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर स्थिति पर रखकर 2 प्रतिबिंब लेंस से, लेकिन 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोक दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, थोड़ा सा भी अगर स्कूल में जाते होंगे तो प्रैक्टिकल ये किया होगा, इस पर ये क्या प्रैक्टिकल पता नहीं है, होगा जरूर ये प्रैक्टिकल। ठीक है, आपने किया होगा प्रैक्टिकल, उसी पर आ गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, उसी पर देखिए आपने विस्थापन विधि से फोक दूरी ज्ञात की होगी। ये बराबर क्या होता है, कहीं कहीं यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा होता है, कहीं कहीं एक्स लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं ये एक्स लिख देते हैं। ठीक है, दूरी तो देखिए ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये बराबर होता है हमारे पास ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, विस्थापन ये बराबर होता है आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बटे क्या होता है 4x होता है। ये फॉर्मूला आपको अगर लगा देंगे यहाँ पर, जहाँ एक्स क्या होगा मालूम है, देखिए एक्स क्या है, एक पर्दे से बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा है, ये क्या होती है, एक्स का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा देखिए ये क्या है, फोकस दूरी यहाँ पर। ठीक है, नहीं यहाँ पर एक क्या लिखा, रुक जाइए, देखिए एक पर्दे में बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर, तो एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, भाई फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर, ठीक है 20 सेंटीमीटर की डी का मान दे दिया यहाँ पर, डी का मान दे दिया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर रखकर प्रतिबिंब बनाए गए लेंसों की फोक दूरी करती है। एफ का मान भाई फॉर्मूला पहले पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोल्व किया हमने, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कहाँ गया भाई, मिल जा जल्दी से। देखिए ये लगाया, देखिए क्या दिया यहाँ, हमें क्या दिया यहाँ पर, एक्स का मान दिया 90 सेंटीमीटर, डी का मान 20 सेंटीमीटर, एफ का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर मिनट के डी स्क्वायर बटे 4x होता है। ठीक है, एक्स का मान पुट करेंगे यहाँ पर, डी का मान कितना है 20 बटे क्या होगा 4 गुणे 90 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 4 गुणे 90, बस कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। देखिए कैलकुलेशन तो करनी आती हुई नहीं आती तो सीख लीजिए, कोई क्या दिक्कत है। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 होता है, 4 का 20 का स्क्वायर 400 होता है, और एक्स का मान 4 गुणे 90, तो इस 8100 में से 400 घटाएं 7700 बचेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई मत करिए, तो ये 0 से 1 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब 2 से इसको काट, 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 से इसकी 9 दूनी 18 जो 350, 18 से इसको भाग करेंगे 18 दूनी 36 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पर। कितने बचे, 2 बच गए, 25 18 1 18 18 1 18 यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर भाग करेंगे यहाँ पर 18 1 18, कितने बचेगा यहाँ पर, कितने बचेगा यहाँ पर 18 और 7, 18 7 बचेगा यहाँ पर, फिर 17 हो जाएगा, 18 5 90, 18 18 दूनी 36, 18 54 18 72, 18 में 90, 18 छक्का 108। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 18 54, 18 72, ठीक है 72 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 80 हो जाएगा यहाँ पर, 80।
ठीक है 72 यहाँ पर हो जाएगा कैसे भाई, रुक जाइए, देखिए 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, हो गया 18 दूनी 36, कितने बचे गए यहाँ पर, कितने बचे गए, 2 बचे गए यहाँ पर, 25 हो गया यहाँ पर, कितना बचे 25, फिर 18 से भाग करेंगे, 18 1 18, 18 1 18, ठीक है 18 1 18, फिर कितने बचेंगे यहाँ पर 25 और 7 7 बच गए यहाँ पर, ठीक है 18 और 7 25 होता है, 18 7 25 होता है यहाँ पर, ठीक कितने बच गए 7 बच गए, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पर, पॉइंट लगाया, फिर 70 हो गए, फिर देखिए काटिए इसको 18 से, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 3 54, 18 चौक 72 होता है, तो 3 लिखने हैं यहाँ पर, 3 लिख लेना यहाँ पर, ठीक है 21.33 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है बहुत सिंपल, इतना तो आप समझदार हैं यहाँ पर, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर, देखिए चुंबकत्व के लिखा हुआ है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल, देखिए क्या होता है, देखिए चुंबकत्व का परमाणु मॉडल यदि किसी चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों को में तोड़ दें, ठीक है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, ठीक है तोड़ दें तो उसके प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, ठीक है। देखिए किसी चुंबक का परमाणु मॉडल यदि किसी चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े, चुंबक है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो उसके प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, उसका भाग क्या होगा, पूर्ण चुंबक होगा, ध्यान रखना क्या होगा, पूर्ण चुंबक होगा यहाँ पर, ठीक है पूर्ण नहीं होगा पूर्ण होगा यहाँ पर जितेगा, या यहाँ तक कि ये प्रत्येक घूमता है, यानी कि यहाँ तक कि प्रत्येक घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी पूर्ण चुंबक होता है, प्रत्येक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूर्ण चुंबक होता है यहाँ पर, ठीक है क्या होता है, पूर्ण चुंबक होता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर ये जिसे परमाणु चुंबक कहते हैं, जिसे कहते हैं परमाणु चुंबक, अपनी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है, क्या करता है 2 प्रकार की गति करता है, ठीक है क्या करता है 2 प्रकार की गति करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये देखिए ये नंबर 1 ये क्या होती है, कक्षीय परिक्रमण होता है, क्या होता है हमारे पास चक्कर इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, ठीक है चक्कर इलेक्ट्रॉन, देखिए ये नंबर 1 डालिए, ये नाभिक के चारों ओर घूमता जैसे नाभिक के चारों ओर घूमता जिसे क्या कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं यहाँ पर। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर गति करते हैं जिसे चक्रण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है इतना लिख देंगे आप, 3 नंबर मिल जाएंगे आपको, कितने नंबर मिल जाएगा, 3 में चित्र बना लेना है यहाँ पर, क्या बना है चित्र बना लेना यहाँ पर, ठीक है हो गया क्वेश्चन, कितना सिंपल था यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए, पहले इतना देखिए यहाँ पर, इतना लिखा हुआ है पहले देखिए यहाँ पर, तो हमने क्या बना दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक क्या एलसीआर परिपथ का क्या होने हमारे आ रहा है, क्या प्रेरकत्व है, क्या धारिता है, क्या है, क्या है प्रतिरोध है यहाँ पर, ठीक है क्या इंडक्टेंस है, ठीक है कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस यहाँ पर। अब देखिए इसकी प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, ठीक है इसका प्रतिबाधा का फार्मूला बताते हैं, देखिए क्या होता है प्रतिबाधा का फार्मूला, देखिए प्रतिबाधा जेड बराबर क्या होता है रूट R स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एससी का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता, कितना सिंपल है, ठीक है आप 70 में 70 नंबर लाएंगे अगर हमने जो कराया है यहाँ पर, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गारंटी इस बात की यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमने 3 सालों कम से कम अनसार्ट कराया, समझ लीजिए 3 सालों के अनसार्ट कराए कि नहीं, आप देखना प्लेलिस्ट में जाकर, और पूरे अनसार्ट के हमने पिछले सालों के बहुत सालों के न्यूमेरिकल करा दिए, बहुत एक करा दिए, न्यूमेरिकल एक भी बार नहीं, जितने कराए उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये भी करा रहे हैं और लाएंगे अभी पेपर तक 1-2 दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए अनुवादी आवृत्ति क्या ये फरार क्या होता है 1/2 पर रूट एलसी होता है, ठीक है होता है कि नहीं होता है, बस इतना लिख देंगे 2-3 नंबर में, 3 नंबर का होगा 1-2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। फिर इसमें आगे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए आगे क्या कर रहा है यहाँ पर, और कहाँ गए भाई क्वेश्चन मिल जा, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या बोला गया इसमें, फिर इसमें बोला इस परिपथ का आरेख बना दिया भाई साहब, ये सब लिख दिया। देखिए यदि देखिए ये क्वेश्चन शायद 2018 में भी आया था, 18 में भी आया था, इसमें भी छाप दिया मॉडल पेपर में 18 या 17 में आया था, हमने करवाया था, ठीक है। देखिए यदि परिपथ में ये सब कर सकते हैं, अनुसार अगर आपने किया है सब आपके पढ़े हुए हैं, आप चुटकियों में कर सकते हैं, कर नहीं कर पाए कर लेंगे ये, ठीक है ये नहीं कर पाते, ये फार्मूला हमने ये करवाया, इस पर नहीं कराया, झूठ नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं आया था, लेकिन इस पर आप पहले हमने कराया था पिछले साल 2022 में क्वेश्चन इस टाइप से इस पर डाला था हमने, ठीक है। फिर देखिए एक परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव 30 वोल्ट है, प्रत्यावर्ती विभव क्या है 30 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात 50 ओम है यहाँ पर, धारती प्रतिघात कितनी है, धारती प्रतिघात कितनी है 50 ओम है, ओमी प्रतिघात कितना है 10 ओम है। परिपथ की प्रतिबाधा यल तथा यल एवं CR के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर सबसे पहले जो फार्मूला लिखे उन्हीं पर न्यूमेरिकल लगाया, उसी पर उन्होंने न्यूमेरिकल छाप दिया। देखिए क्या दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें भाई साहब दिया है, देखिए हमें क्या दे दिया यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव यानी कि बी का मान दे दिया है, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात कैसे लिखते हैं यहाँ पर,
प्रेरण एक सेल से एक सेल का मान दे दिया यहाँ पर, धात्रि प्रतिरोध कितना दिया, x मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोध दे दिया 10 ओम, सब दे दिया यहाँ पर। ये लाल सी के भी विभांतर कहती है, बहुत सिंपल, देखिए उधर दिखाते हैं आपको, देखिए बहुत सिंपल है, सब मान दे दिया यहाँ पर, बस वैल्यू पुट करनी है छोटी क्लासों वाली, क्या करनी है, छोटी क्लासों वाली वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए हमें क्या दिया, ये इतना तो आपने लिख ही दिया है, इस फार्मूले पर समझिए न्यूमेरिकल पूछ लिया था यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए वीडियो चल रही है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेल का मान दिया, सब बता चुके हैं, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात, धात्रि प्रतिघात दे दिया, आर का मान रजिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, बी का मान दे दिया यहाँ पर। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आर का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, आर का मान 10 दे दिया, यहाँ पर 10 पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए एक्सएल का मान कितना है, 50 है, 50 पुट कर दिया यहाँ पर। एक्सी का मान कितना है, 50 पुट कर दिया, काट उड़ा दीजिए, 50 से 50 कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 10 बचेगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर, ओनली 10 बचेगा, नहीं प्रतिबाधा आप किया गया यहाँ पर, ठीक है, प्रतिबाधा आ गया यहाँ पर, प्रतिबाधा, जहाँ प्रतिबाधा निकली हमें क्या निकाला था, एल के बीच, सी आर के बीच, एल के बीच, सी के बीच, आर के बीच क्या निकाला था, हमें विभांतर निकाला था, विभव निकालना था, ठीक है, ये तो पूछा गया था। तो एल के बीच निकालिए बी एल, तो बी एल बी बराबर क्या होता है, आई एक्सएल होता है यहाँ पर, बी बराबर क्या होता है, आई एक्सएल। देखिए इसको रटने में आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, आर बराबर क्या होता है, बी अपन आई होता है यहाँ पर, ये समझिए यहाँ पर बी अपन आई होता है, लेकिन आप ये तो हाई स्कूल में पढ़ा हो, ये तो याद होगा आपको, याद होगा, लेकिन हमें बी का मान निकालना, तो एक ही से मल्टीप्लाई आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हो जाएगा, लेकिन आर के यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर हम, एक्सएल ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक्सएल ले लिया यहाँ पर, ले लिया, बस यही फार्मूला यहाँ पर, कोई अपने पास थोड़ी ना हम ले आए यहाँ पर, इसी से बनाया हमने, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्सएल का मान दिया, ये दिया 50 पुट कर दिया, आ गया हमारे 1500 आ गया। फिर सी के लिए, ठीक है, सी के लिए बी सी आई एक्स सी हो जाएगा। आई का मान कितना दिया भाई, निकालना था, लेकिन आई का मान आपको दिखाया तो नहीं, कहाँ निकाला हमने, आई का मान देखिए यहीं का निकाला, ए निकाला था आई का मान, ओम का बी अपन जेड, ए भी ओम का नियम है, बी अपन जेड क्या है, ओम का नियम जेड है, ठीक है। आई बराबर क्या पढ़ा होगा, बी अपन आर पढ़ा होगा वैसे, और आर के यहाँ पर क्या लेंगे, बी अपन जेड भाई, तो ओम का नियम आई का मान है 30, तो यहाँ पर आई का बी किसके लिए निकाला, किसके लिए बी एल, तो आई का मान कितना है यहाँ पर बी एल, तो आई का मान निकाला 30, एक्सएल का मान ऊपर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई के 1500 होगा यहाँ पर, बी सी का एक्स से आई का मान कितना पुट किया 30 पुट किया, एक्स सी का मान कितना पुट किया 50, बस इसकी कैलकुलेशन की 1500 इसका आ गया। आर के लिए क्या हो जाएगा, आई बी आर वाला क्या हो जाएगा, आई आर, आई का मान कितना है 10, आर का मान कितना है हमारे पास 50 है, ठीक है, नहीं आप आर का मान 10 है यहाँ पर, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाए 300 हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व। कितना सिंपल सवाल है, कठिन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब की बहुत सिंपल पेपर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, फिजिक्स का, ठीक है, अगर आपने सब किया तो अगर पढ़ा है तभी आपको सिंपल लगेगा, ध्यान रखना, वैसे सिंपल थोड़ी ना लगेगा आपको पेपर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ए वाला देखिए यहाँ पर, फिर देखिए इसको यहाँ पर ए भी क्वेश्चन पहले आ चुका है यहाँ पर, क्वेश्चन ध्यान रखना, ए भी आ चुका है। देखिए ये तो इस टाइप से क्वेश्चन 2023 में शायद सोल्व करवाया था, इस टाइप से, इस पर ए भी क्वेश्चन आया था, ये 2018 में आया था। देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इतनी इतनी दी गई, द्वितीय कुंडली में एसी के लगाए तो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया यहाँ पर, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में प्राइमरी और सेकेंडरी की फेरों की संख्या इतनी है, ठीक है, बी का मान दे दिया, बी का मान इतना, एसी लगाया यानी कि अल्टरनेटिव करंट लगाया जाए, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा लगाया, तो परिणाम अनुपात ज्ञात कीजिए, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कीजिए, परिणाम अनुपात वोल्टेज ज्ञात करना, परिणाम अनुपात ध्यान रखना, क्या याद करना, परिणाम अनुपात। और देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर, देख लीजिए समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ट्रांसफार्मर में देखिए प्राथमिक कुंडली में फिर प्राइमरी दिया, सेकेंडरी दिया यहाँ पर, ठीक है, बी का मान दिया यहाँ पर, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए अथवा सोल्व कर रहे हैं, देखिए एन एस का प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 दे दी, सेकंड यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 40 है, ठीक है। और बी का मान सेकेंडली द्वितीय कुंडली में हमें क्या दे दिया यहाँ पर, विभव में मतलब बी का मान दे दिया 120 वोल्ट है, 120 यहाँ पर, ठीक है। परिणाम अनुपात क्या होता है, आर एन एस अपन फार्मूला ध्यान रखना, परिणाम अनुपात क्या होता है, एन एस अपन एन पी होता है, ठीक है। तो 400 एन एस का मान कितना दिया यहाँ पर, 400 दिया, एन पी का मान कितना 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर, 100 चौको 400 यानी 4, ठीक है। परिणाम अनुपात कितना आ, तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर फिर, और वोल्टेज निकालना था यहाँ पर, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली में वोल्टेज पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो बी एस अपन बी पी होता है, एन एस अपन एन पी, हमें बी एस का मान निकाला, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बी एस बराबर क्या, एन एस अपन एन पी मल्टीप्लाई बी पी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए एन एस का मान कितना दिया यहाँ पर, एन एस का मान 400 दिया यहाँ पर, और इनकी एन पी का मान कितना दिया यहाँ पर, हाँ एन पी का मान 100 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और बी पी का मान कितना दिया यहाँ पर, बी पी का 120, इसको काटा पीटा, देखिए 2 जीरो से 2 उड़ जाएंगे, 12 चौको 48, यानी 480 वोल्ट क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 480 वोल्ट क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, सोल्व होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा सोल्व होगा, इस टाइप से हमको करना था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इसको कहाँ तक सोल्व कर लिया हमने, इसको नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे यहाँ पर, कहाँ से सोल्व करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अगर आपको कमेंट करें 100% हम सोल्व करा देंगे यहाँ पर इसको, ठीक है, इसमें है कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। इतने हमने 2020 के आंसर सोल्व करे, 2022 के करा, 2023 इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको भी करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको कमेंट करेंगे यहाँ पर, कोई हम क्यों नहीं, मतलब ज़्यादातर हमारी वीडियो कोई मतलब शेयर नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसलिए तो फिर बनाने का मन नहीं करता है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए अगर आप अगर कमेंट वमेंट करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत तो करा देंगे इसको हम,
ठीक है। यहाँ से कहाँ से कराएंगे, यहाँ से कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखवाना है, ठीक है। तरंग के संपोषी इनकी विनाशी संपूर्ण इनकी विनाशी बीटिंग अगली आवश्यक शर्तें लिखवा देंगे, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नियम लिखवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सब करा देंगे आगे, ठीक है। लंग लंग वाले अलग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को तैयार करें इसी में से। देखिए 100% क्वेश्चन फंसेगा, ये 100% फंसेगा, गारंटी है, ठीक है। ये 100% फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब करवा देंगे, ये सब करवाए तो पहले भी क्वेश्चन अगर आंसर किया सब करवा, ये भी करवा चुके हैं हम, ठीक है। ये भी करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं, ये भी करवा चुके हैं, आंसर में किया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी सोल्व करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल आया तो ये भी सोल्व करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको भी सब करा देंगे और कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्या है इसमें, कुछ है नहीं क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। सब करा देंगे और कमेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, इतनी मेहनत की इसको लिखने में, ठीक है, सोल्व करने में, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।